हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इसमें लेकर आए हैं एमपीआरएईओ 2026 और यूपीएजीटीए 2026 के कुछ क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट एनालिसिस कराया जाएगा। इसमें आपको पूरे 4 से 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हर 5 ऑप्शन के आपको पूरा एक डीप एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। ठीक है? तो इस टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। यह आपको यूट्यूब पे भी फ्री क्लास होगी और पेड क्लास में भी ये चीज़ें आपको मिलेगी प्रॉपर। तो अगर पेड क्लास में देखना चाहते हैं, अभी प्ले स्टोर से जाकर एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ से आप मात्र 199, ठीक है? मात्र 199 में यह पूरी कंप्लीट टेस्ट आप वहाँ पे देख पाएँगे। लगभग वहाँ पे आपको 20 प्लस टेस्ट मिलेंगे, जहाँ पे कि टेस्ट के वीडियो और टेस्ट पीडीएफ इन सब सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉपर आपको मिलेगी। वहाँ पे कुछ डेमो भी देखने को मिलेगी, आप डेमो भी देख सकते हैं और यह क्लासेस वहाँ पे मिलेगी और यूट्यूब पे इसके वीडियो मिलेगी। यदि इसको आपको पीडीएफ टेस्ट चाहिए, आप प्ले स्टोर से जाइए, वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से एमपीआईएयू और एपीएजीटीए की जो पीडीएफ टेस्ट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं मात्र 199 में। ओके, तो यह आपको कहाँ पे मिलेगा? प्ले स्टोर पे जाइए, एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी का, उस पे आप टेलीग्राम पे जाएँगे, एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे भी आ जाएगा। वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स और हर डेली आपको वहाँ पे पोल्स मिलेंगे, जहाँ पे कि आप अपने टेस्ट को दिए हुए टेस्ट को आप वहाँ पे एनालाइज़ कर सकते हैं कि हाँ, आपने कितना पढ़ा है और क्या चीज़ें अभी तक आप मिस कर रहे हैं। वहाँ पे डेली आपको क्विज़ मिलते हैं, पोल्स मिलते हैं, आप पोल्स भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ ताकि आपके जो डेली अपडेट्स हमारे एग्रीकल्चर एकेडमी के हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर अच्छी तरह से रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें, ठीक है? तो आइए हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से हम पहले बात कर लें कि चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बहुत ही करीब है। डेली आज इसके पहले भी हमने 5-6 क्लासेस दे चुकी है। बीच में 1-2 दिन तक थोड़ी-सी गैप थी, कुछ रीज़न से, बट अभी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, तो आप डेली बेसिस पे क्लास को करिए, अटेंड कीजिए। डेली क्लासेस आपकी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा, मॉर्निंग 8 बजे से या फिर 3 बजे के बीच में डेली क्लासेस आ जाएगी, ठीक है? जब भी आएगा आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल हर जगह पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इन जगहों पे भी आप एक्टिव रखिए और अपने आप को और इन चीज़ों को आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट्स आपको मिलता रहे, ठीक है? तो आइए हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? ताकि जो दोस्त आपको फ्री करना चाहते हैं, फ्री टेस्ट लेना चाहते हैं, फ्री क्लास करना चाहते हैं, उनके तक ये सारी अपडेट्स पहुँच सके, ठीक है? तो चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए, क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, यह आपको लगेगा कि हर जगह से, बट ये मोस्टली मैंने जो क्वेश्चन सर्च करके दिया है आपको यहाँ पे, बहुत ही मेहनत लगे हैं, तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा और ना एग्रोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेके आने हैं हॉर्टिकल्चर, फिर लेकर आने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री से, फिर लेकर आने वाले हैं सॉइल साइंस से। इस तरह से हम एक-एक करके आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तो इसलिए आप डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी, ठीक है? चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? एक सामान्य मध्यम बनावट, ठीक है? क्या पूछा हुआ है? एक सामान्य मध्यम बनावट मीडियम टेक्सचर वाली मृदा की क्षेत्र कैपेसिटी यानी कि फील्ड कैपेसिटी, ठीक है? फील्ड कैपेसिटी किस मृदा नमी तनाव पर निर्धारित की जाती है, ठीक है? तो जो इसकी जिसकी मीडियम टेक्सचर है, उसकी फील्ड कैपेसिटी सॉइल के किस मृदा टेंसर पे की जाती है? पहला हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है? 0 मार्क्स पे? नहीं। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारा? 0.12 0 माइनस 0.33 बार्स पे। फिर क्या कर रहा है? 15 बार्स पे, माइनस 13 1 बार्स और माइनस 10,000 बार। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि माइनस 0.1 से माइनस 0.33 बार्स तक होता है, ठीक है? तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे एक एक करके हम, इसलिए कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो। देखिए, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे हालांकि, बट जो आप अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो वहां से एक दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगर आप 5 एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं 5 ऑप्शन के, तो 5 ऑप्शन में से मे बी एक दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वहां से, ठीक है? तो इसलिए एक्सप्लेनेशन बहुत ही जरूरी है क्वेश्चन के साथ साथ।
चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा। इसमें एक क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन के बाद इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको प्रॉपर। पहला क्या है कि जीरो बार, ठीक है, क्या कर रहा है जीरो बार में, क्या है यहाँ पे, हाँ जीरो बार में क्या है कि यह संतृप्त को दर्शाता है जहाँ सभी रंग पानी से भरे हुए थे। इसमें क्या होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वहां पे वे वाटर के साथ फिल होते हैं, सभी स्पोर्स जीरो बार पे। अब हमारा करेक्ट आंसर है बी। बी क्या है, -0.1 से ये जो हर सैंडी सॉइल के लिए होता है, और -0.33 बार जो होता है क्ले सॉइल, लोमी सॉइल के लिए होता है। इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर हाइड्रेनेड अवे लिविंग कैपिलरी वाटर अवेलेबल प्लांट्स, यानी कि रेतीली मिट्टी के लिए 0.1 होता है, ये याद रखिएगा। जो टेंशन होता है, ठीक है, जो हमारा सॉइल टेंशन होता है वो कितना होता है, रेतीली मिट्टी के लिए -0.1, और भारी मिट्टी यानी लोमी या क्ले मिट्टी के लिए -0.33 बार पर गुरुत्वाकर्षण जल बह जाता है और उपलब्ध जल बचता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बी, सही है। और यह -15 वाले इमलानी बिंदु को दर्शाता है जहाँ पौधे पानी को नहीं खींच, पानी नहीं खींच पाते, मतलब वो पानी को बिल्कुल अपने तरफ एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिससे कि वो उनके सूखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। -31 बार्स पे रिप्रेजेंट द hygroscopic coefficient where the water is held very tightly as in thin film, मतलब -31 बार पे आर्द्रता ग्राही गुणांक, यानी इसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, ठीक है, को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट क्या, -10,000 बार्स पे, -10,000 बार्स आवे सूखी मिट्टी, ओवन की जो सूखी मिट्टी होती है उनको दर्शाता है। जो सॉइल ओवन में सुखाया जाता है उनको यह रिप्रेजेंट करता है -10,000 बार, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि सोयाबीन में मानक प्रोटीन और तेल का प्रतिशत क्या है जो मध्य प्रदेश की मलवा पठार के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है वो एमपीआरएयू में आपके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उस स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। तो इन चीजों को विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि सोयाबीन, ठीक है, जिसे ग्लाइसिन मैक्स इसका बॉटेनिकल नेम होता है, इन चीजों को याद रखिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में नाम ना पूछकर उनके बॉटेनिकल नेम से ही कुछ चीजें पूछ दे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो सोयाबीन है उनके मानक प्रोटीन और तेल का प्रतिशत क्या है जो मध्य प्रदेश की मलबा पठार के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। तो क्या हो सकता है इसमें, 20% प्रोटीन 40% आयल, या 40% प्रोटीन 20% आयल, फिर 18% प्रोटीन 25% आयल, 25% प्रोटीन 50% ऑयल, 10% प्रोटीन 10% ऑयल। इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी। 40% इसमें प्रोटीन होता है और 20% ऑयल होता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें क्या है आपका, राइट है। क्या ऑप्शन राइट है इसमें, बी आंसर क्या है आपका, राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक। इसका देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन भी देखिए, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिले वहां पे। देखिए क्या है, पहला हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि यह सोयाबीन की वास्तविक मूल्य का उल्टा होता है, जो रियल उसका होता है उसके ठीक अपोजिट है। मूंगफली में 20% प्रोटीन और 40% तेल होता है। देखिए यहाँ से क्या होता है, इसे आपके क्वेश्चन बार बार रिवाइज होते हैं, ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिए। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, सोयाबीन सीड typically contain approximately 40 to 42% high quality protein and 80 to 20% ऑयल, ठीक है, यानी कि सोयाबीन में लगभग 40% प्रोटीन और 20% तेल होता है। इन चीजों को याद रखिएगा, यही चीजें आपको हर बताएगा, क्योंकि यह फसल के लिए अमानक फसल है, जो दलहनी फसल है, जो कि बहुत ज्यादा दिया था, थर्ड ऑप्शन। और फिर क्या, डी ऑप्शन, यह अनुपात अत्यधिक उच्च वसा को दर्शाता है जो सोयाबीन में नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन और यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, कि अगर सोयाबीन में 20% प्रोटीन और 50% ऑयल होता है तो उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्या होता है, यह अत्यधिक उच्च अनुपात को दर्शाता है, ठीक है, सोयाबीन में जो नहीं होता है, ठीक। यह बहुत कम पोषण मूल्य को दर्शाता है। सोयाबीन में क्या होता है, सोयाबीन में यदि आपको यह ऑप्शन मिल जाए कि 10% प्रोटीन और 10% ऑयल है, जिससे क्या समझ सकते हैं, इसमें यह बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स को, पोषण मूल्य को यह क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो इससे आपके 4 से 5
आंसर क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आपको पढ़ना है। यह पीडीएफ आपको आपके एग्रीकल्चर एकेडमी प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, ठीक? चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारा है कवक और कीट के नुकसान, ठीक है? कवक और कीट के नुकसान से बचाने के लिए दीर्घकालीन भंडारण मतलब एक लंबे कॉल के लिए उनको जो स्टोर किए करने के लिए गेहूं के दानों में अनुशासित सुरक्षित एक जो सेफ्टी नमी होनी चाहिए, ठीक है? की मात्रा प्रतिशत क्या होता है? 20 to 22%, 60 to 18%, ठीक है? और फिर क्या है इसमें? 10 to 12%, 4 to 6%, यानी 1 to 2%। तो इसमें कितना होना चाहिए? हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि जो एक अच्छी खासी की नमी स्टोरेज करते हैं, मॉइस्चर हम इसमें मेंटेन करते हैं, वो कितना होना चाहिए? 10 से 12% तक इसमें मॉइस्चर को हम मेंटेन करते हैं, ठीक है? अगर गेहूँ को हमें स्टोर करना है एक लंबे टाइम के लिए, तो इसमें जो मॉइस्चर को हम मेंटेन करते हैं, वह 10 से 12% तक मेंटेन किया जाता है इसमें मॉइस्चर। ठीक है? मॉइस्चर को हम कितना करेंगे? 10 से 12% तक मॉइस्चर को मेंटेन करेंगे। तो आइए देखते हैं 22 से जो 20% 20 से 22% है इस तरह से। तो मॉइस्चर अगर 20 से 22 कटाई का समय है, इससे क्या होता है भंडारण के अनाज क्या होता है जल्दी से सड़ जाएगा यानी खराब हो जाएगा। इस मॉइस्चर पे हम क्या करते हैं उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई की जाती है। ठीक? और बी ऑप्शन क्या है 16 टू 18 नमी पर कवक का आक्रमण तेजी इससे क्या होता है जो फंजीसाइड होते हैं फंगल होते हैं उनका अटैक बहुत तेजी से होता है इस तरह से आपके आंसर और भी बन रहे हैं कि 20 से परसेंट गेहूं में जो कटाई के लिए मॉइस्चर कितना होना चाहिए आपको इन चीजें याद हो गया कि 20 से 22% होना चाहिए और फिर जो गेहूं में जब फंगल अटैक करता है उसके लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए आपका 16 to 18% होना चाहिए ये भी आपको चीजें हो जाएंगी सी हमारा तो वैसे भी आपको है कि सेल्फ स्टोरेज के लिए कितना होना चाहिए 10 से 12% तक इसमें मॉइस्चर को कंटेन करते हैं कितना करते हैं जो आइडियल होना चाहिए वह 10 से 12% तक मॉइस्चर इसमें होना चाहिए ठीक 10 से 12% तक फिर क्या है डी ऑप्शन 4 to 6%। 4 to 6% पे क्या होता है सरसों जैसे तिलहन के लिए सही होता है गेहूं के लिए यह सही नहीं है तो एक क्वेश्चन आपका और बन गया कि सरसों की या तिलहन के लिए जो क्रॉप्स हैं उनको स्टोर करने के लिए हमें मॉइस्चर की कितनी जरूरत होती है मॉइस्चर 4 to 6%। ठीक है 4 to 6%। इस तरह से एक क्वेश्चन आपका और यहाँ से बन गया। नेक्स्ट 1 to 2%। इसमें 1 to 2% प्राकृतिक परिस्थितियों में असंभव है या अंकुरण क्षमता को नष्ट कर देता है जर्मिनेशन को क्या होता है बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है जर्मिनेशन ही इस पे नेक्स्ट के टाइम के लिए नहीं हो पाएगा 1 to 2%। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा सूख जाएगी। तो इस तरह से आपके चार देखिए यहाँ पे बन गए। एक तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बना दूसरा यहाँ पे बना आपका एक तो मैंने आपको बताया जो कि सी ऑप्शन सही हमारा 10 to 2% गेहूं के लिए है। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन गया यानी 1 2 3 4 एक 7 क्वेश्चन होंगे और एक पांचवा कि किसी भी क्रॉप के किस मॉइस्चर पे कितनी मॉइस्चर दी जाए उसकी जो अंकुरण होती है एक जर्मिनेशन कैपेबिलिटी होती है वो क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाए पूरी तरह से उसमें क्या होता है 1 से 2% तक होता है ठीक है मॉइस्चर। तो इन चीजों इस तरह से आपको क्लियर रहेंगे। ठीक अब नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर में क्या है आपका चलिए फोर्थ नंबर क्या कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप सीक्वेंस रिप्रेजेंट द हाईली प्रैक्टिस्ड यूटेरा। ठीक है इसे क्रॉपिंग सिस्टम इन द वेट लो लैंड ऑफ ईस्टर्न एल्पियन छत्तीसगढ़। ठीक है देखिए ये सब चीजें एमपी से पूछ रही हैं तो यानी कि इन चीजों को आप बिल्कुल क्लियर रखिए। एमपी आरएईओ में ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है चलिए तो क्या आ जाएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फसल क्रम पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गीले निचले इलाकों में जहाँ पे पानी की मात्रा अधिक हो तो वहां पे उतेरा रिले क्रॉपिंग प्रतिनिधित्व करता है। तो रिले क्रॉपिंग क्या होता है कोई जानते हैं कोई स्टूडेंट बताए रिले क्रॉपिंग क्या है। देखिए रिले क्रॉपिंग क्या होता है जब पिछली खड़ी फसल में ही कोई दूसरी फसल को ग्रो किया जाता है सोइंग कर दी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। यानी खड़ी फसल में ही नेक्स्ट आने वाली फसल को बो दिया जाए उनको सोइंग कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। ठीक है रिले क्रॉपिंग पैडी में व्हीट ये तो पॉसिबल नहीं है पैडी में लिखाइलस देखते हैं इसके लिए मेज में मस्टर्ड ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है फिर सोयाबीन में चिकन पी आई थिंक ये भी पॉसिबल नहीं है।
फिर पहले मिनट में बाढ़ ले, यह भी पॉसिबल ऐसा होता नहीं है। हमने ज्यादा देखा है जो कि पैडी में लेथाइरस होता है, जिसे धान या लेथाइरस खेसारी भी बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से ग्रॉस है, मतलब एक वीड है, यानी कि यह ज्यादातर पशुओं को खिलाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए पैडी में वीड इस तरह से किया है, जिसका भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा अच्छे से, तो देखिएगा क्या है। देखिए, धान गेहूं एक क्रमिक फसल चक्र, इसमें धान कटने के बाद खेत में तैयार गेहूं को, इसमें धान कटने के बाद गेहूं को बोया जाता है, इसलिए यह रिले क्रॉपिंग नहीं करता। और फिर क्या होता है, बी उतेरा पैरा क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग प्रैक्टिस में द सीड ऑफ पल्सेस लाइक लेथाइरस, लेंटिल, लैंड, जो ये सब क्रॉप होती है वह पैरा उतेरा के लिए यूज किया है, इसे रिले की क्रॉपिंग बोलते हैं। यह ब्रोड कॉस्ट किया जाता है खड़ी फसल में ही, राइस क्रॉप के खड़ी फसल में ही। कटने से हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले क्या किया जाता है, पैरा उतेरा किया जाता है। जो पैडी की क्रॉप्स होती हैं, राइस क्रॉप है, इनको हार्वेस्ट करने से 10 से 15 दिन पहले ही इनको ब्रॉड कॉस्टिंग मेथड से स्टैंडिंग क्रॉप में ही क्या कर दिया जाता है, इनको ब्रॉड कॉस्टिंग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी में भी आपको दिया गया है, धान कटने से 10 से 15 दिन पहले खड़ी खेत में लेथाइरस या मसूर के बीज को बिखेरना उतेरा प्रणाली कहा जाता है, जिसे रिले क्रॉपिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा। सी आंसर है मे मस्टर्ड। मेज मस्टर्ड इज द स्टैंडर्ड सीक्वेंशियल ड्राई लैंड क्रॉपिंग। मक्का सरसों समन सूत्र खेती का अनुक्रम है। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंशियल क्रॉप है। फिर डी ऑप्शन क्या है, सोयाबीन और चिकनबी इज द क्लासिक डबल क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्या है, यह क्लासिक द्विफसली तंत्र है, मतलब डबल क्रॉपिंग सिस्टम। इसके बारे में हमने पढ़ाया था एग्रोनॉमी में। अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लासेस जब भी एग्रोनॉमी के लेंगे उसमें आपको ये चीजें अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर क्या आता है, ई परलिमिनेट बार्ले इज द ट्रॉपिकल एरिड सैंडी, जो बाजरा जो है रेतीली मिट्टी के लिए अनुकूल होती है। ठीक है, तो ये रिले क्रॉपिंग मैच नहीं करता। हमारे रिले क्रॉपिंग क्या होता है, खड़ी फसल में ही, जो खड़े फसल होते हैं उनमें ही दूसरी फसल को बो दिया जाता है, सोइंग कर दिया जाती है ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, उन्हें ही क्या बोलते हैं, हम रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपके लिए है, इसका आंसर आप बताइएगा। चलिए इसका आंसर आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला, उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के मैदानी भागों में व्यापक रूप से देखे जाने वाले धान का खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है और इसकी खोज किसने की थी। यानी कि जो धान में, इतना देखिए क्वेश्चन आपको घुमाया जा रहा है ताकि आप इसमें थोड़ा सा फंस सके, अपने टाइम को यहाँ पे दे सके। बट मेन आपका क्या जा रहा है कि खैरा रोग है। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे खैरा रोग है, खैरा रोग किसी कमी से हो रहा है, बस आपको ये देखना है, और इसकी खोज किसने की थी। इतनी जो सारी बातें इसमें बोली गई है यहाँ तक, ये सब आपको केवल आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए दिया गया है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, किसी कमी से होता है और किसने इसका खोज किया था। चलिए आइए देखते हैं, आई होप आपने आंसर अभी तक देख लिया होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, जो इसका आंसर होगा, अगर आप भी जानते हैं कि जो धान में खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, जिंक की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, धान में खैरा रोग किसको होता है, जिंक की डिफिशियंसी से होता है। और इसको डिस्कवर किसने किया, डॉक्टर एल लेने ने किया था। ठीक है, कहाँ पे, पंतनगर में किया था। ठीक है, जिंक की कमी से होता है, डॉक्टर वाई एल
लेने ने खोज किया था पंतनगर में। ठीक, आइए और भी आंसर देखते हैं। नाइट्रोजन की कमी से अलग अलग जो साइंटिफिक साइंटिस्ट हैं उनके भी नाम हैं, तो इनके भी क्या रोल है, इस एक्सरसाइज जिसमें आपको बताया गया है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, तो क्या हो गया, पहला देखिए, नाइट्रोजन डिफिशियंसी कॉज द जनरल लीफ येलो। ठीक है, जो नाइट्रोजन से होता है वह धान में, इससे पत्तियां उसकी पीली पड़ जाती हैं। यह नॉन खैरा खैरा के लिए नहीं उपयोग होता। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन बी खैरा रूबी कॉज जिंक, और इसकी जो खोज किया था किसने, साइंटिस्ट नाम है डॉक्टर वाई एल लेने ने 1966 में। कब किया था ये भी देखिए, 1966 में, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, आयरन डिफिशियंसी, इसमें इंटरवेनियल क्लोरोसिस होता है। इंटरवेनियल क्लोरोसिस उसके पत्तियों पर देखने को मिलता है। यंग लीव्स जो होते हैं इसमें ज्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बोरान डिफिशियंसी कॉज द डेथ ऑफ द ग्रोइंग टिप्स। जो बोरान की कमी से बढ़ते हुए जो अग्रभाग होते हैं प्लांट के, वह क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम डिफिशियंसी कॉज द मार्जिनल स्क्रोइंग ओल्डर लीफ। जो ओल्डर लीफ होते हैं पोटेशियम की कमी से पुरानी पत्तियों के किनारे पर झुलस जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, झुलस कर खत्म हो जाते हैं वहां से। ठीक, नेक्स्ट क्या आते हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर, अकॉर्डिंग टू द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, जिसे क्या बोलते हैं, एफसीओ, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर इन इंडिया, व्हाट इज द मैक्सिमम पेरिसिलिक limit of the burette content in urea used for the foliar spray। foliar spray जो करते हैं उसमें यूरिया में ब्यूरेट का कितना मैक्सिमम एक लिमिट होना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है, बस ये देगा ब्यूरेट कंटेंट इन यूरिया यूज फॉर foliar स्प्रे। ये सब जो इतना आपसे पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक, इस आप केवल टाइम को वेस्ट कर सकते, अपना यहाँ पे स्पेंड कर सकते। एग्जामिनर भी आपको जानता है, अगर आपको हम क्वेश्चन देंगे तो आप अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करेंगे और भी क्वेश्चन आपके इस तरह से छूटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने फोकस रखिए कि हमें क्या पूछा जा रहा है। ये देखिए, भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश एफसीओ के अनुसार पड़ी छिड़काव के लिए उपयोग किए जाने वाले यूरिया में बाईवेट की अधिकतम अनुमेय सीमा क्या होनी चाहिए। तो अनुमेय सीमा क्या होना चाहिए यहाँ पे, पहला 3.0%, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा बाईवेट। सी में बी देखा जाए 2.5, यह भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने अभी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मैक्सिमम होना चाहिए 1.0% तक इसमें होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 1.0% का ही फोलियर स्प्रे किया जाता है यूरिया का। क्या जो हमारा राइट आंसर होगा डी आंसर होगा। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राइट आंसर डी होगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। जो हमारा क्या होता है, अगर 3% करते हैं तो ज्यादा क्या हो जाता है, या टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, 3% ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, जिससे पत्तियां तुरंत खराब हो सकती हैं, जल सकती हैं। ऑप्शन बी 2.5 आल्सो द हाई द अनएक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, बहुत अधिक वजह से अमान्य है, इससे पत्तियां झुलस कर खराब हो सकती हैं। 1.5% पे क्या होता है, एफसीओ के तहत सामान्य मिट्टी में प्रयोग होने वाले यूरिया के लिए सुरक्षित सीमा या नहीं। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन जो कि बताया हमने 1.0%। ठीक है, जो हमारे स्प्रे के लिए यह वैलिड होता है। नेक्स्ट 0.5%, यह क्या होता है, बहुत सुरक्षित है, लेकिन एफसीओ ऊपरी सीमा से 1% है। जो एफसीओ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसकी जो लिमिट है वो 1.0% है, ये भी याद रखिए। ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, मध्य प्रदेश की मलवा क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का प्रधानता है, जो उच्च क्ले यानी चिकनी मिट्टी, ठीक है, सामग्री और स्वच्छता सेल्फ फ्लोइंग गुणों की विशेषता रखती है। तो एलुवियल सॉइल नहीं कर सकते, रेड सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, और फिर लेटराइट सॉइल, सैलिनाइट सॉइल। एलुवियल सॉइल नहीं, रेड सॉइल नहीं, ब्लैक सॉइल होता है क्यों, क्योंकि ब्लैक सॉइल को देखेंगे इसमें क्या बोला है, स्व फ्लोइंग। स्व फ्लोइंग मतलब मिट्टी का खुलना बंद होना, उसी स्पोर्ट्स को क्या होता है, जब उसमें पानी की कमी होगी तो बहुत बड़े बड़े दरारें उसमें फट जाए। जैसे उसमें पानी आएगा वो आपस में चिपक जाती हैं, उसकी मिट्टियां फूल जाती हैं बिल्कुल, तो उसमें सेल्फ फ्लोइंग की एक कैरेक्टर है। तो उसमें क्या बोल सकते हैं हम, ब्लैक सॉइल बोल सकते हैं। डी क्या है, लैटराइट सॉइल नहीं, सैलाइन सॉइल यह भी नहीं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और भी सॉइल की क्या गुण हो सकते हैं। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल है, उत्तर प्रदेश, उत्तरी एमपी जैसे भिंड मुरैना में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, भिंड और मुरैना। ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के
ठीक है, एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है? तो भिंड मुरैना में मिलती है। ठीक, बी ऑप्शन रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या मिट्टी बुंदेलखंड और बघेलखंड में पाई जाती है। ठीक है, एमपी के बुंदेलखंड और बघेलखंड में। और फिर क्या सी ऑप्शन क्या ब्लैक सॉइल, जिसे वर्टी सोल भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम? वर्टी सोल, ब्लैक सॉइल को। ठीक, इसमें क्या है, काली मिट्टी में मोन्ट मोरिलोनाइट क्ले होता है, जो सूखने पर गहरी दरारें, गहरी दरारें बन जाती हैं, इसे स्वस्थायी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? डी ऑप्शन, या लैटराइट सॉइल होती है, जिसे क्या बोलते हैं? फाउंड इन द हाई रेनफॉल हिली रीजन लाइक द वेस्टर्न घाट। लेटराइट मिट्टी जो होती है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है जिन एरिया में, वहां पे लेटराइट सॉइल देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे मेघालय या एरिया हो गया। ठीक है, और भी जो ऐसे कई एरिया हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, वहाँ पे लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। फिर क्या सैलाइन सॉइल? सैलाइन सॉइल जो होती है खराब जल निकास, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता। ठीक है, जल निकास वाले नहीं होते, उन यहाँ पे पाई जाती है, नहरी क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पे पानी हमेशा जमा रहता है, स्टोर रहता है। उस वहाँ की जो सॉइल होती है वह सैलाइन सॉइल होती है, यानी लवड़ी मिट्टी बोलते हैं उन्हें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? देखिए, इन चीजों को याद रखिएगा प्रॉपर। ऐसा नहीं कि एक्सप्लेन कर दिया गया तो केवल आपको देखने के लिए है। इसको पढ़िए, इसको एनालिसिस कीजिए, इससे भी आप क्वेश्चन खुद से निकालिए। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है उसमें क्वेश्चन निकालने में, तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको प्रॉपर कुछ बताया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे चैट कीजिए, वहां पे भी आपको आंसर मिलेगा, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके लिए आएगा इसके बाद। हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए बना रखे हैं, इसलिए आपको हम बीच बीच में देते रहेंगे, ताकि आप भी थोड़ा सा इसमें इंगेज होइए। ऐसा नहीं कि आप केवल क्लास कर रहे हैं तो क्लास को बैठ के देखिए, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग खुद से दीजिए। चलिए देखते हैं, बहुत सही। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पोस्ट इमरजेंस, जिसे पोस्ट इमरजेंस पीओई शाकनाशी है, जिसका उपयोग गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को चुनिंदा रूप से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? ऐसा कौन सा पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है जिसका उपयोग गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है? तो क्या है? पहला पेंडिमेथालिन, एट्राजिन, ठीक है, फ्लूकोरालिन, टूफोडी, या फिर ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट तो क्या होता है? यह सभी प्रकार के हर्बिसाइड वीड को यह नष्ट करता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 2,4-D हो जाएगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं 2,4-D डाई एथिल एस्टर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। जो हमारा इसमें जो कुछ परसेंट होते हैं, अगर 20 ppm से ज्यादा होता है, ठीक है, तो यह क्या होता है? एक तरह से टॉक्सिक हो जाता है। देखिए क्या पेंडामेथिलीन, पेंडिमेथिलीन जो होता है खरपतवार उगने से पहले डाला जाता है, याद रखिएगा, ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, इसको याद रखिएगा। यह क्या है? प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, क्योंकि यह क्या होता है? खरपतवार उगने से पहले ही क्रॉप में, मतलब मिट्टी में मिलाया जाता है। एट्राजिन मुख्य रूप से मक्का और गन्ने में यूज किया जाता है, या व्हीट में तय नहीं, गेहूं में नहीं यूज किया जाता। फिर फ्लूकोरालिन जो होता है बुआई से पहले मिट्टी में मिलाया जाने वाला है शाकनाशी, या मिट्टी में बुआई किया जाता है, या खरपतवार उगने से पहले किया जाता है, या मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा। जो हमारा पेंडेमेथालिन है, उगने से पहले ही क्रॉप में डाला जाता है, उनके खरपतवार को नष्ट करने के लिए। जबकि फ्लूक्लोरालिन जो है, ये सॉइल में होकर मिक्स किया जाता है। 2,4-D जो होता है, गेहूं की बुआई से 30 से 35 दिन बाद चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयोग होता है। ठीक है, कितने दिन बाद? याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। गेहूं की बुआई के बाद चौड़ी पत्ती वाले जो हेर्बिसाइड होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए उनको कब या कितने दिन बाद यूज किया जा सकता है? तो उनके आंसर क्या हो सकते हैं आपके? 30 से 35 दिन। ई ऑप्शन क्या है? ग्लाइफोसेट। यह क्या होता है? ग्लाइफोसेट गैर चयनात्मक शाकनाशी, यह किसी को सिलेक्ट नहीं करता है, सभी प्रकार के वीड को क्या होता है, प्लांट को, पौधों को नष्ट करता है। ठीक है, तो यह नष्ट कर देता है। ठीक, ये इस तरह से आपके 5 आंसर से देखा जाए तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक बन सकता है यहाँ से आपका, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारा वो जो पेंडामेथिलीन है, वो पेंडामेथिलीन वो प्री हरा क्या है? प्री इमरजेंस शाकनाशी है, हर्बिसाइड है। फ्लूक्लोरालिन ये मिट्टी में मिलाया जाता है। 2,4-D क्या होता है? गेहूं में 30 से 35 दिन बाद चौड़ी पत्ती वाले क्रॉप खरपतवार को नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है।
तो इन सब चीजें को प्रॉपर अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या होता है आपका क्वेश्चन आगे देखते हैं। 9 नंबर क्या है? In chickpea cultivation, the practice of nipping is the performed to promote lateral branching, which the chemical growth retardant can also be used for this purpose. ठीक है, यानी चने की खेती में जो लेटरल ब्रांचिंग को बढ़ावा देने के लिए निपिंग यानी कुटाई का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, ये तो सभी पता है, जो कुटाई बोलता है उसको निपिंग बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे दिया। फिर इस उद्देश्य के लिए अब यही जो किया जा रहा है, इसका जो उद्देश्य है, इसको अब क्या केमिकल ग्रोथ यानी ग्रोथ रिटार्डेंट का भी उपयोग किया जाता है। तो उस ग्रोथ रिटार्डेंट का आपको नाम बताना है। ठीक है, जो लेटरल ग्रोथ होता है, लेटरल ग्रोथ करने के लिए हम क्या करते थे, अभी तक चने में निपिंग होते जिसे खुटाई बोलते थे। बट खुटाई ना करके अब हम रासायनिक विकास मंत्रक ऐसा कोई रिटार्डेंट हो, ग्रोथ रिटार्डेंट हो, उसका यूज करते हैं। उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? TIBA। ठीक है, ट्राई 2,3 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो यह यूज यहाँ पे किया जाता है इनके लेटरल ब्रांचिंग ग्रोथ के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, पूछा गया आपको लेटरल ग्रोथ। चलिए इसके आगे देखते हैं, आगे इसका एक्सप्लेनेशन। जो मैंने दिए थे, इसे जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं। यह कोशिका वृद्धि यानी सेल को ग्रोथ करता है। इससे मुख्यतः लपा होता है, जो मेन स्टेम हमारा होता है। यह मेन स्टेम क्या होता है, यहाँ पे लपा होता है। इसमें क्या है, लेटरल बोला है, लेटरल को जो बढ़ावा हम देते हैं। अब इसमें से अगर बार बार कुटाई करेंगे, रीपिंग करेंगे यहाँ से, तो क्या होगी, जो लेटरल ब्रांचेज होंगी, लेटरल ब्रांचेज ही बढ़ेंगे इधर। ठीक है, अगर बार बार हम ऊपर से यहाँ से इनकी रीपिंग करें, कुटाई करें, तो इन्हीं को हम कुटाई द्वारा या रीपिंग के द्वारा ना करके केमिकल ग्रोथ रिटार्डेंट ऐसा क्या यूज करिए कि उनका लेटरल ग्रोथ हो। तो फिर क्या होता है, TIBA। TIBA क्या होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट है जो मुख्य तने की वृद्धि को रोककर लेटरल ब्रांचेज, ठीक है, पार्श्व शाखाओं को बढ़ावा देता है। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, ऑप्शन सी IIA से इंडोर एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, मुख्य कली की वृद्धि यानी कि एपिकल डोमिनेंस को यह बढ़ावा देता है। ठीक है, जो मेन तना होता है उसको बढ़ावा ये देता है। फिर क्या होता है, डी ऑप्शन, यह काइनेटिक इज ए साइटोकाइनिन इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। इसमें काइनेटिन कोशिका विभाजन से संबंधित साइटोकाइनिन है। ठीक है, यह कोशिका विभाजन के लिए यूज किया जाता है, जो साइटोकाइनिन होता है। फिर एथ्रेल होता है, जो एथ्रेल का उपयोग फलों को पकाने के लिए होता है। एथ्रेल का उपयोग क्या होता है, फलों को पकाने के लिए एथ्रेल का उपयोग होता है। जो साइटोकाइनिन होता है, काइनिन होता है, कोशिका विभाजन के लिए यूज किया जाता है। जो IAA होता है, इसका जो मुख्य कली यानी कि एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देता है। तो इन तरह से इनके जो अलग अलग एक्सप्लेनेशन हो गए। ठीक, तो इसमें देखिए और भी आपके ऑप्शन इस तरह से आंसर क्वेश्चन बनते रहेंगे। एरोइन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शारीरिक प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है? ठीक है, एरोइन का शब्द जो होता है वो किस क्रॉप के लिए यूज किया जाता है? तो किसके लिए जाता है? क्रॉप में किया जाता है, गन्ने में किया जाता है। अब इसका मुख्य काम क्या होता है? गन्ने में पुष्पक्रम की मतलब इनिशियल शुगर के जो होता है, इनिशिएशन, फ्लावर होना, फिर टेसल या फिर निडल, फिर स्प्राउटिंग पोटैटो ट्यूबर, फिर पोड फॉर्मेशन है सोयाबीन। तो हमारा क्या होता है, एरोइन, यह गन्ने में होता है। जो फ्लावरिंग इनिशिएशन, गन्ने की पुष्प रेखा जो है ना, फूल आना, उसे क्या बोलते हैं हम? एरोइंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? एरोइंग बोला जाता है। ठीक, इसको देखिए, अगर नोट कर रहे हैं तो नोट करते चलिए, बाकी आपको वीडियो क्लासेस वगैरह तो मिल ही जाएगी। क्या एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, आइए तो फिर आगे। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं है, जुकाम वुकाम की वजह से दिक्कतें हैं। बट क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा टाइमिंग कम होगा, बट लेकिन क्लासेस सारी चीजें प्रॉपर चलती रहेंगी। ठीक, देखिए पहला ऑप्शन क्या आपका है, द इमरजेंस ऑफ द शुगर कैन इन्फ्लोरेंस। ठीक है, गन्ने की जो पुष्पगुच्छ से निकलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? एरोइंग कहते हैं। इसके बाद गन्ने की वृद्धि रुक जाती है। जब एरोइंग हो जाता है, उसमें फूल आ जाता है, तो गन्ने की वृद्धि क्या होती है, वहां से रुक जाती है। ऑप्शन बी क्या होता है, मक्की में फूल निकलने को हम टेस्लिंग कहते हैं। वहां पे टेस्लिंग का एक ऑप्शन था बी।
तो मक्के में जो फूल निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ले। सी क्या है हमारा? मूँगफली में पेग के मिट्टी में प्रवेश करने को पेगिंग कहते हैं। जो मूँगफली में छोटे जो उनके सुई जैसे उसमें आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेग बोलते हैं। वो पेग जब मिट्टी में पेनिट्रेट करते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं? पेगिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? ऑप्शन डी, आलू की कलियों में सक्रिय होने की अंकुरण, जो उनकी कलियाँ होती हैं उनमें अंकुरण कहते हैं, ठीक है? जो सक्रिय होने की क्रिया होती है। फलियों के विकास को हम पोडिंग कहते हैं, ठीक है? पोडिंग हो गया तो जो पल्सेस में जो फली आते हैं उनके जब डेवलप ग्रोथ होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम कोड बोलते हैं। जब कोड वो बढ़ने लगते हैं उसे क्या बोलते हैं? कोडिंग बोला जाता है, ठीक। फिर क्या, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिकमेंडेड सीड रेट एंड रो टू रो स्पेसिंग फॉर द रैन फेड सोयाबीन इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में जो रो टू रो रखा जाता है रैन फेड सोयाबीन के लिए उसकी डिस्टेंस क्या होनी होती है, ठीक है? तो क्या है? 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर और 60 सेंटीमीटर, 75 से 80 केजी पर हेक्टेयर, 30 से 40 सेंटीमीटर, ठीक है? फिर क्या है? 100 से 120 केजी, 20 सेंटीमीटर, फिर 15 से 20 केजी, 75 सेंटीमीटर, 120 केजी, 15 सेंटीमीटर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 70 टू 80 केजी पर हेक्टेयर, 30 टू 45 सेंटीमीटर स्पेसिंग होगी इससे, ठीक है? यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या 75 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज किया जाता है और स्पेसिंग जो होती है वह 30 से 45 सेंटीमीटर स्पेसिंग होती है। रैन फेड में जो वर्षा आधारित क्षेत्र में सोयाबीन लगाया जाता है, ठीक है? तो इनको याद रखिएगा। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। पहला क्या होता है? सोयाबीन के लिए बीज दर बहुत कम है, जो अभी ऊपर यूज किया गया था। ऊपर कितना यूज किया गया है? 40 से 50 केजी, बहुत ही कम है सोयाबीन के लिए। नेक्स्ट में बी ऑप्शन है जो कि सही है। 75 से 80 के की जो वर्षा किलो है, जो वर्षा आधारित क्षेत्रों में लगाया जाता है, 75 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज दर और 30 से 45 सेंटीमीटर कतार की दूरी रखते हैं। फिर जो हमारा सी, यह गेहूं या जौ की उच्च बीज दर है। जो हमारा 100 से 120 किलो यूज किया जाता है, गेहूं के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, ठीक। और डी ऑप्शन क्या है? हाइब्रिड कपास या ज्वार के लिए यूज किया जाता है, 15 से 20 केजी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये चीजें हो जाएंगी। देखिए एक तो ये क्वेश्चन बन गए कपास के लिए या ज्वार के लिए, हाइब्रिड के लिए हमारी सीड रेट कितना चाहिए? 15 से 20 किलोग्राम, ठीक। तो इस तरह से सारी चीजों को याद रखना चाहिए। और ये अत्यधिक सरलता पैदा करने के नुकसान कुछ दे दे। अगर हम 120 केजी यूज भी कर लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा सघन हो जाएंगे क्रॉप्स, ठीक है, जिससे कि वो नुकसान बहुत ज्यादा होगा वहां पे, ठीक। 12 नंबर क्या होता है? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्रॉप लॉगिंग की अवधारणा जो गन्ने की वृद्धि के दौरान पोषण और नमी की स्थिरता को निगरानी करने की एक व्यवस्थित विधि है, किसके द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है? क्रॉप लॉगिंग जो होता है, क्रॉप गिरने से बचाने के उनके दौरान वृद्धि, पोषण और नमी की स्थिति निगरानी, ठीक है? तो इस किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर एच एफ क्लेमेंट्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर एच एफ, ठीक है, डॉक्टर एच एफ क्लेमेंट्स के द्वारा यह किया गया था। अदर भी साइंटिस्ट हैं, उनके भी आइए कुछ रोल देख लेते हैं क्या है। जो हमारे डॉक्टर नार्गो इबोला में वो हरी क्रांति या गेहूं के प्रजनक थे, ठीक है, याद रखिएगा। बी हमने बताया, बी में क्रॉप लॉगिंग के लिए जो विकास किया उन्होंने एच एफ क्लेमेंट्स ने किया। किसने किया? एच एफ क्लेमेंट्स ने किया। जो गन्ने में क्रॉप लॉगिंग को डेवलप किया किसने किया? एच एफ क्लेमेंट्स ने किया। जो हवाई में गन्ने के लिए किया था, जिसमें पौधों के हिस्सों की जांच करके पोषक तत्वों का पता लगाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या होगा? डॉक्टर ट्रिप्लेट इज नोन एज द अर्लियर पॉइंटर वर्ड इन द कंजर्वेशन टिलेज, ठीक है। डॉक्टर ट्रिप्लेट को संरक्षण जुताई के कार्य के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो हम कंजर्वेशन टिलेज कहते हैं उसके लिए हमको किसको? डॉक्टर ट्रिप्लेट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? ऑप्शन बी, डॉक्टर बैस भारत के रिले क्रॉपिंग के अनुसंधान से संबंधित थे। और फिर डॉक्टर ब्लैक प्रसिद्ध मृदा रासायनिक वैज्ञानिक थे। तो इन चीजों को याद रखिएगा। यहाँ से देखिए आपके एक्स्ट्रा आंसर क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं आपको हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया तो केवल एक क्वेश्चन, अगर हमने एक क्वेश्चन बताया तो आपको यहाँ 100 भी बन रहे हैं कि हमारे हरित क्रांति डॉक्टर नार्मन नहीं बोल रहा हूँ। ट्रिपलेट जुताई के संरक्षण जुताई के कौन जनक थे? ट्रिपलेट, डॉक्टर ट्रिपलेट। फिर रिले क्रॉपिंग के अनुसंधान से संबंधित कौन है? डॉक्टर बैंस। फिर डॉक्टर ब्लैक क्या है? मृदा रासायनिक सॉइल केमिकल के। तो इन सब चीजों से और भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, ठीक।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी कवक या अंकुरित खरपतवार के बीजों में, ठीक है, सूक्ष्म नलिका यानी संयोजन माइक्रोट्यूबल असेंबली को बाधित करने करके कार्य करता है और प्री इमरजेंस के रूप में उपयोग होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, पेंडिमेथालिन। ठीक है, जो कि पहले ही बताया कि हमारे इसके पहले क्वेश्चन होता है कि जो हमारा पेंडिमेथालिन है वह प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। ठीक है, यह हर्बिसाइड वीड को ग्रो करने से पहले ही इसको यूज किया जाता है। तो एक चीज तो यहाँ पे पूछ दी गया कि कौन सा सूक्ष्म नलिका बाधित करता है। ठीक है, तो इनसे आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। और फिर आइए आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो एट्राजीन है, एट्राजीन प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बाधित करता है। ठीक है, एट्राजीन क्या होता है, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस, उसमें यह क्या करता है और अवरोध डालता है, उसको बाधित करता है। फिर ग्लाइकोसोड क्या होता है, मार्ग सिगमेट मार्ग के ईपीएस सिंथेस एंजाइम को रोकता है, एंजाइम को रोकता है। पैराक्वाड क्या होता है, शाकनाशी जो कि सुपर ऑक्साइड बनाता है। फिर डी पेंटामेथिलीन जो होता है वो ट्यूबलिन से जुड़कर सूक्ष्म नलिकाओं बनाने नहीं देता, जिससे कि कोशिका विभाजन रुक जाता है, तो हमारे जो बीड होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। टू बॉडी जो होता है वह ऑक्सिन हार्मोन्स की तरह कार्य करके पौधों को नष्ट कर देता है। या किस तरह कार्य करता है, ऑक्सिन हार्मोन्स की तरह। एक बार इसको आप देखिए। चलिए आई थिंक आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या पूछा है, सी फोर प्लांट लाइक द सुगर केन sorghum and maize the primary CO2 fixation enzyme is। गन्ना ज्वार और मक्का जैसी C4 फसलों, ठीक है, में प्राथमिकता CO2 स्थिरीकरण एंजाइम कौन सा होता है। तो इसमें कौन सा होता है, टीईपी कार्बोक्सिल फोटो फॉस्फोरस, ठीक है, कार्बोक्सिलेज। आंसर हमारा बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए बाकी भी ऑप्शन है, जैसे हमारा क्या है, रूबिस्को है, पीईपी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, पायरुवेट फॉस्फेट डिकानेज, माइलेट डिहाइड्रोजनेज। जो है रूबिस्को है वह क्या है, रूबिस्को C3 पौधों में पहला CO2 ग्रहण करने वाला मुख्य एंजाइम है। हमने क्या बात किया था अभी, C4 प्लांट के लिए, बट रूबिस्को जो हमारा है वह C3 प्लांट के लिए है। C4 प्लांट के लिए C4 में प्राथमिकता CO2 स्थिरीकरण टीईपी कार्बोक्सिलेज द्वारा मोसोफिल कोशिकाओं में होता है। कहाँ पे कोशिका, क्या क्या नाम है, मोसोफिल। किसके द्वारा होता है, पीईपी कार्बोक्सिलेज के द्वारा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट CO2 कार्बा बाइकार्बोनेट में बदलता है। किसमें बदलता है, बाइकार्बोनेट में। यह एंजाइम पीईपी को पुनर्जीवित करता है, फिर यह ऑक्सालोसिटेट को मैलेट में परिवर्तित करता है। तो ये हमारे 5 ऑप्शन हुए, जिसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो हमारा मेन ऑप्शन है बी। बी क्या होता है, पीईपी कार्बोक्सिलेज के द्वारा यह CO2 को स्थिर करता है C4 प्लांट में, और मोसोफिल कोशिकाओं में यह होता है। ठीक, चलिए 15 नंबर आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 50 क्वेश्चन इस तरह से, बट हम आज 15 नंबर तक ही देखेंगे। चलिए 15 नंबर, उत्तर प्रदेश के नदी बेसिनों में व्यापक रूप से प्रचलित पेरा फसल प्रणाली किसका एक रूप है। ठीक है, तो क्या है, एले क्रॉपिंग, रिले इंटर क्रॉपिंग, स्लिपिंग क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, मल्टी टायर क्रॉपिंग। हमने पहले बताया जो पेरा उतेरा होता है उसे क्या बोलते हैं, रिले इंटर क्रॉपिंग। इससे पहले हम लोगों ने बात कर रखे हैं इस पे कि जो हमारा पेरा उतेरा होता है उसे रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। अब आइए देखते हैं एले क्रॉपिंग क्या होता है। अलग अलग क्रॉप्स है जो मेथड है। एले क्रॉपिंग क्या होता है, पेड़ों के बीच खाली जो स्थान होते हैं उसमें फसल उगाए। अगर कोई बागवानी है, कोई गार्डनिंग किया गया है, तो उसमें जो बड़े प्लांट होते हैं उनके बीच के जो खाली स्पेस है उसमें क्रॉप को ग्रो करना ही क्या होता है, हमारा एले क्रॉपिंग। बी क्या, पैरा हिल यूपी में, जो यूपी में पैरा हिल इंटर क्रॉपिंग है, जिससे खड़ी फसल में दूसरी फसल बो दी जाती है। फिर कटाव रोकने के लिए पट्टियों में फसल उगाना है, स्ट्रिपिंग क्रॉपिंग कहता है। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए एक रो में स्ट्रिप में क्रॉप को ग्रो करना है, क्या होता है, स्ट्रिपिंग क्रॉपिंग। बिना कतार के बीजों को मिलाकर बोना, मिश्रित यानी ब्रॉडकास्टिंग मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। अलग अलग ऊंचाइयों की फसलों को एक साथ उगाना बहुस्तरीय खेती कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स को एक लेवल पे अलग अलग ऊंचाई पे ग्रो करना क्या होता है हमारा, वह बहुस्तरीय खेती होता है। ठीक, एक क्वेश्चन एक बार देखिए, फिर क्लास को एंड करते हैं, फिर कोई डाउट हो तो। चलिए, आपने देख लिया आई थिंक, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर हम नेक्स्ट क्लास इसके आगे लेकर आएंगे कल। ठीक है,
तो जो कल की वीडियो होगी वो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, या आपको एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको पीडीएफ नोट सारी चीजें मिलती रहेगी। ये पीडीएफ ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड कर दी गई है, तो एक बार आप वहां से देखने के लिए एक बार उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और सारी चीजों को करते चलिए। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि वहाँ पे और ढेर सारी जो अपडेट्स मिलती हैं, डेली बेसिस पे क्विज मिलते हैं वहाँ पे, उसको आप कर सकें। एक क्विज के फॉर्म में भी वहाँ पे क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं, लगभग 10 से 5 क्वेश्चन डेली मिलते हैं। इसको और भी अभी बढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे वहाँ पे स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको और भी क्वेश्चन बढ़ा के दिए जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।